तो हम बेटा कौन सा पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होती है बेटा? तीन। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। ठीक है, समझ में है? कौन सी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जिससे हम क्या कमा सकते हैं? पैसा। जिससे हम मनी अर्न करते हैं उसको कौन सी एक्टिविटी कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिससे हम पैसा अर्न नहीं करते उसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर समझ में आया क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मैं एक्टिविटी से क्या कमा रहा हूँ? पैसा कमा रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब लोगों को समझ में आया? आ गया। फिर इसके बाद में समझो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ऐसी एक्टिविटी जो सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को सर्विसेज देने के लिए बनाई जाती है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो हमारे पास कितने सेक्टर्स है बच्चों? 3 सेक्टर है। कौन कौन से सेक्टर हैं? 3 सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, जिसको आप सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हो। तो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है बच्चों? जो हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, यानी एग्रीकल्चर है, जिसको सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट करेगा, लैंड करेगा। समझ में आ गया? तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे जो नेचुरल फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स हमारे प्राइमरी सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है? रॉ मटेरियल देता है। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन चेंज करता है? सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? तो हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, सेकेंडरी सेक्टर पड़ गया और टेरिटरी सेक्टर के बिना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें कौन सा सेक्टर चाहिए? प्राइमरी सेक्टर चाहिए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के लिए अगर उसको ग्रोथ करना है तो हेल्प किससे लगेगी? ट्रांसपोर्ट। सपोज जैसे सेकेंडरी सेक्टर हमें अच्छे सीड्स बना के देगा, वो सीड्स प्राइमरी सेक्टर इस्तेमाल करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? ह्यूज यील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी अपनी बहुत ज़्यादा फसल प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इसकी बात कर लें और क्या काम आते हैं, अगर मुझे रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो मैं किसके हेल्प लूँगा? ट्रांसपोर्ट की। तो आप लोग समझ गए कि जो सर्विस सेक्टर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए एसेंस है। अगर ये ना हो तो वो उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ कर नहीं सकते। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या? ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये मजदूर जो लग रहा है वो मिट्टी से क्या बना रहा है? ईंटें बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कॉटन की एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कौन है? रिटेलर शॉप है, जहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, यानी रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? फिनिश गुड्स में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये प्राइमरी सेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है, ये सेक्टर दिख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आपको कॉटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ग्रेन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको काऊ, यहाँ पे कोयला और यहाँ पे ट्रीज। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। यानी आप जितनी भी सब्जियाँ वगैरह उगाते हो, कॉटन वगैरह मिलता है, या फसलें वगैरह, कैरल्स वगैरह मिलता है, मिल्क वगैरह मिलता है, या हम माइनिंग करते हैं, या हमारे फॉरेस्ट है, ये सारे कौन से सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सेकेंडरी। आपको ये सेकेंडरी सेक्टर, यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे हमने ओनियन और प्याज देखा था, और ये सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज में काम आता है, और जिससे हम अपना फूड बनाते हैं। कॉटन का हमने क्या बना लिए? कपड़े। जो ग्रेन्स थे उनके क्या बन गया? हमारा अनाज, फ्लोर। ठीक है, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल था उससे हमने शूज़ वगैरह बना लिए, है ना। माइनिंग इंडस्ट्रीज से हमने क्या बना लिए बेटा? जूते वगैरह बना लिए। और ये थर्ड जो इंडस्ट्रीज थी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, इससे हमने कार वगैरह प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, और नीचे हमने ये कर दिया। तो ये कौन सा सेक्टर आता है? सेकेंडरी सेक्टर। अब आ जाओ यहाँ पे टेरिटरी सेक्टर में। तो टेरिटरी सेक्टर में सबसे ऊपर ही ऊपर आपको ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एक ट्रक में सामान लद के
जा रहा है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में बैंक वगैरह आते हैं जो आपको बैंकिंग फाइनेंस वाली सर्विसेज देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आदमी आपको सामान प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपको सर्विस कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। नीचे आपको कंप्यूटर वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके पार्ट है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर के। तो अभी हमने एग्जांपल्स देखे प्राइमरी सेक्टर्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के कौन से हैं और टेरिटरी सेक्टर के कौन कौन से हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है? एनीबडी हैव अ डाउट? नो सर। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डायरेक्टली हमें इफेक्ट पड़ते हैं। यानी अगर मैं प्राइमरी रिसोर्सेज की बात करूँ तो मुझे अगर कुछ उगाना है, अगर बहुत तेज़ धूप निकल गई तो मेरी फसल ख़राब हो जाएगी, बहुत कम बारिश हुई तो फसल ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो जाएगी। मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे बेस्ड है? हमारे क्लाइमेट पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए जब भी आप किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करने की सोच रहे हो। अगर प्रॉपर क्लाइमेट नहीं है तो आपकी फसल क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। फिर आपने ये देखा होगा जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ उगाऊंगा तो उसके साथ में वीड्स वगैरह उगते हैं, घास वगैरह उगती है, उस घास का इस्तेमाल किसमें? चारा के लिए करते हैं। और वो चारा कौन खाता है? डांडे। जानवर खाते हैं। कौन खाते हैं? जानवर, है ना। और इन जानवरों से हम क्या लेते हैं? मिल्क। तो ये जो हम मिल्क ऑकरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी ज़रूरी है? प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। तो इन जैसे जानवरों से हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, ठीक है, और उनके बालों से कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे कहते हैं। आपने देखा होगा सिप वगैरह, सिप की वूल निकाली जाती है, उससे फिर स्वेटर वगैरह बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एसेंशियल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बता दिया, तो प्राइमरी सेक्टर को हम एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आता है बेटा? एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा सेक्टर कौन आता है एग्रीकल्चर के बाद में? हम इसमें क्या करते हैं? माइनिंग। क्या करते हैं? माइनिंग। और इसमें और क्या किया जाता है? माइनिंग की जाने के बाद इसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, अलाइड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? जैसे फिशिंग हो गया, है ना, जैसे फिशिंग हो गया, सिक कल्चर हो गया, आपका जानवरों से मिल्क हो गया, बी कल्चर हो गया, है ना, शहरी कल्चर हो गया। ये सारे सब किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से। आप सबको समझ में आया होगा? हाँ, आ गया। अब हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है बच्चों। सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? आपके रॉ मटेरियल को, किसको? आपके रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो चेंज करता है, हम उसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वो कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आपने वर्कशॉप देखे होंगे, है ना, फ्लोर मिल्स देखी होंगी, आपने कॉटन मिल्स देखी होगी। तो ये इससे इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, और आगे इनको एक फिनिश गुड में चेंज करा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे आ जाओ, हम कौन सा सेक्टर करेंगे? सर्विस। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जो ना केवल प्राइमरी बल्कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये समझें, पहले अगर मुझे कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, यानी मुझे ट्रांसपोर्ट करनी है, या मुझे किसी चीज़ को उगाना है, या मुझे कुछ काम करना है, तो वो वेरियस सर्विसेज का इस्तेमाल करके ही मैं ये कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी सर्विसेज के वजह से ही हम ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे ट्रेन देखा ट्रेन देखी होगी आपने, बसेस देखी होगी आपने, है ना, आपने बैंकिंग का इस्तेमाल किया होगा, इंश्योरेंस का इस्तेमाल करा होगा, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन किया, है ना, बैंकिंग जहाँ पे आपको कैश मिलता है ना, ठीक है, आपने इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया। यानी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे किस में काम आती हैं? सर्विस सेक्टर में। आप एजुकेशन किस में आती है? टेरिटरी सेक्टर में। मेडिकल किस में आती है? टेरिटरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है बेटा, वो कौन से सेक्टर है?
सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा? जो रॉ मटेरियल है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना सीखा। यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने कौन सा सेक्टर पढ़ा? सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर पढ़ा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है। जिसमें आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, है ना, कोबलर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, ये सारे इसी काम में करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? टेरिटरी सेक्टर हो गया। कौन सा सेक्टर हो गया? टेरिटरी सेक्टर हो गया। ठीक है। डाउट क्लियर हो गए होंगे। अंडरस्टैंडिंग। फिर हम ये समझेंगे, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये मैंने आपको पहले ही लर्न करवा दिए। फिर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर। बेटा जो सबसे ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा, विच सेक्टर प्रोवाइडेड द जॉब्स, लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब्स, कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? वो है प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर। सिंस इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब से एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर था। यानी सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किसका था? प्राइमरी सेक्टर का। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई और प्राइमरी सेक्टर इतना आउटपुट नहीं दे रहा था जितना होना चाहिए। तो इसलिए अब कौन सा सेक्टर का रोल सामने आने लगा? सर्विस सेक्टर। ठीक है। जब 1951 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो कौन से सेक्टर में दिया था? हमने सर्विस सेक्टर पे दिया था। ठीक है। प्राइमरी और सर्विस सेक्टर पे। फिर हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी वैसे ही दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? यस सर। फिर हमने टेरिटरी के बारे में पढ़ लिया। टेरिटरी सेक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना, जिससे हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने हैं। किस में कन्वर्ट? सर्विस में। फिर हमने सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ा। सर्विस सेक्टर का काम क्या है? सर्विस सेक्टर आपके पास चीज़ों की रिचनेस को बढ़ाता है। ठीक है। एकदम क्लियर? यस सर। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हर सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं या कोई भी, तो सबसे पहले हमारे पास किससे आएगी बेटा? प्राइमरी सेक्टर। जैसे 10,000 kg वीट्स है, अगर मैंने उसको बेचा, है ना, 20 पर kg में बेटा और वो बेचकर मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए। फिर इसका क्या क्या इस्तेमाल किया बेटा? मैं इसका इस्तेमाल फ्लोर बनाने के लिए कर सकता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल बिस्किट इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल मैदा बनाने के लिए कर सकता हूँ। यानी जो भी मैन्युफैक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने अनुसार चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है। द वैल्यू 5,000 कोकोनट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों को समझ में आई होगी। फिर इसके बाद में हम बढ़ेंगे फाइनल गुड्स। पहले ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स और दो सर्विसेज, है ना, यानी दो सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस फॉर अल्टीमेट प्रोडक्ट, यानी ऐसी सर्विसेज जो अंतिम समय में अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनल गुड। ठीक। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। आप अगर बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट में आटा लगता है, यानी जो चीज़ आपने 20 रुपये kg बेची थी वो आपके पास अगर पर kg की बात करो तो 80 या 100 रुपये के आसपास आएगी। तो ये समझ लो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? एक बिस्किट, है ना। 1 kg बिस्किट का दाम 80 रुपये हो गया और हमने किसान ने कितने में बेची थी? 20 रुपये में बेची थी। तो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइनल एडेड हुई थी। इन सारे चीज़ों का जो टोटल सम हम करते हैं वो किस में आता है? फाइनल गुड्स में आता है। ठीक है। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब कोई डाउट है? कोई नहीं है। ठीक है। हम अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? यानी उन चीज़ों की वैल्यू जिसको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ईच सेक्टर। ठीक है। और जो हमारे टोटल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
ये यहाँ तक हो गया। पहले ये समझेंगे जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इस कॉल्ड है जीडीपी। यानी मैं अब बात करूँ हिंदी में तो एक साल के टाइम में हम जितने भी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस में आती है? हमारे पास जीडीपी में आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यानी हम वर्ल्ड में देखें तो 7th लार्जेस्ट है, और पॉपुलेशन में देखें तो हम फर्स्ट नंबर पर आ गए। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी हर चीज़ की जो कंजप्शन पावर है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हमें रिझाने के लिए लगी हुई है, चाहे आप गूगल लो, चाहे आप कोई सी भी इंडस्ट्रीज लो, इसलिए हमारे वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। तो गूगल जैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह। द गूगल कंपनी बिलोंग टू अमेरिका। ठीक है। हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए वो एनवायरनमेंट में धीरे धीरे से आ गए। ठीक है। धीरे धीरे से एनवायरनमेंट में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है। और इन चेंजेस की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। द चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर्स। तो जैसे हमने फार्मिंग और सेक्टर को छोड़ा तो हमारे जो सोसाइटी है वो तेज़ी से क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। हमारे आपका क्राफ्टमैन है, ट्रेडर्स है, जहाँ पे हम चीज़ों को सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर, हमारा सेकेंडरी सेक्टर, हमारा टेरिटरी सेक्टर, हमारे पास आर्मी वगैरह है ना। तो मैंने अभी जैसे कहा, जैसे हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में अब नंबर 1 आ गई तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ गया और गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ गए, यानी वर्ल्ड में हम सबसे बड़े कंज्यूमर के रूप में उभरे हैं। यहाँ तक क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल। ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई है हमें ग्रो करने के लिए। ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर है। 1973 में हम इतना ग्रोथ कर रहा था और ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है ना। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज है ना, एज वी आर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ था वो कौन से सेक्टर में हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में। और धीरे धीरे तेज़ी से जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं टेरिटरी सेक्टर की बात करूँ, टेरिटरी सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखने को मिली है वो कौन से सेक्टर में मिली है? सर्विस सेक्टर में। वर्ल्ड में हम सबसे बड़ी कंट्री है ना, वन ऑफ द कंट्री वो प्रोवाइड द सर्विसेज टू द वर्ल्ड। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या क्या लगता है? आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बीपीओज़ है, हमारे पर बैंक्स हैं, हमारे पे बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स हैं, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी बिल्डिंगें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज है ना, यानी सबसे ज़्यादा चीज़ें हम कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि रोडें नहीं बनी, तो वर्ल्ड में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी कहीं भी नहीं हो रही। हमारे दिन पर दिन 18,000 किलोमीटर रोड बनाई जा रही है। अब ये बात दूसरी है कि ये टूटती भी जा रही है ना? में तो नहीं बन रही। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करते हैं। अब शेयर कैपिटल क्या है कि ये कैसे कैसे होती है। ठीक है। तो हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी है और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे वेलफेयर के लिए काम आ रही है। जो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। आपने ये डायग्राम देखा होगा है ना। लगभग जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है था वो कौन सा सेक्टर का था? प्राइमरी सेक्टर का। अब धीरे धीरे ये कम होता चला जा रहा है। ये देखो कम होता जा रहा है। 31% पहले, 11% सेकेंडरी था और 18 सर्विस सेक्टर था। अब जो सर्विस सेक्टर है वो 31 और बीच में कौन सा सेक्टर आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। यानी अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट वो प्रोवाइड द सर्विसेज है ना। तो वो कौन है? और वो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इज़ है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला है वो कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। अब एक चीज़ समझे बच्चे, हम ये समझ में आएंगे एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। बोलो मेरे पीछे, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन employment is a सिचुएशन व्हेन अ पीपल विलिंग टू डू वर्क बट ही डोंट बी गेट एम्प्लॉयड। यानी एक ऐसी कंडीशन जब आदमी क्या करना चाहता है बच्चों? काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा।
ठीक है, इस कोल्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जब सारे लोग काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वो लोग क्या है? बेरोज़गार है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिखने को मिलती है? आपके एग्रीकल्चर में। कहाँ दिखाई देती है? एग्रीकल्चर में। जैसे रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 से 7 लोगों की है ना? जैसे बाजरा जवार काटने के लिए 6 से 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है, चले जाते हैं 8 से 9। अगर उन 3 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आपने ये देखा होगा कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो तेज़ी से क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और इसको कौन सी? हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद में हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे? सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट। तो सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो पर्टिकुलर सीजन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देती है, और रेस्ट ऑफ मंथ क्या रहता है? आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है। रेस्ट ऑफ मंथ क्या रहता है? अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट देखेंगे। भाई ये किस तरह हमारे डेवलपमेंट में कहाँ रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कि क्रिएट कैसे करें, तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या करवा रही है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसमें लोगों को क्या दिया जा रहा है? रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा मनरेगा। कौन सा है? मनरेगा, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में? और इसके साथ गवर्नमेंट बहुत सारे वेयरिंग हाउसेस, बहुत सारी चीज़ें खोल रही है, बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल रही है ना? बहुत सारे स्टार्टअप्स को इनिशिएटिव दे रही है, कंपनियां खोलने के लिए प्रमोट कर रही है। ये इसलिए कि आप लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सर खुशी हो जाए, 2000 हो जाए तो। सुनाओ सर अब। सारे बोलो।